नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत हो गई है और पीएम मोदी ने आज इसे गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया है। और अब इस एक्सचेंज के शुरू होने के बाद गोल्ड का इंपोर्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है बुलियन मार्केट को लेकर के और लंबे समय से इसकी डिमांड भी की जा रही थी। तो फाइनली गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि इस उद्घाटन के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है। Gift City today is recognized by the Global Finances Cities or Global Financial Centers Index, which is something which is located in London, recognizes global financial centers all over the world and has placed Gift City as very progressive and with full of potential for the next 2 or 3 years. So that is the level to which Gift City has grown in the last 5-6 years. और आज जब पीएम मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत बुलियन का सोने चांदी का बड़ा बाजार है। ऐसे में ज्वेलर्स को इस एक्सचेंज के जरिए अपने कारोबार को विस्तार करने में मदद मिलेगी। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आधुनिक होते भारत के नए संस्थान और नई व्यवस्थाएं भारत का गौरव बढ़ा रही है। आज गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। मुझे विश्वास है ये भवन अपने आर्किटेक्चर में जितना भव्य होगा उतना ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीमित अवसर भी खड़े करेगा। तो इस खबर पर हम आपको लगातार डिटेल जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ गिफ्ट सिटी से हमारे संवाददाता तरुण शर्मा जुड़ चुके हैं जो लगातार इस इवेंट को कवर कर रहे थे। तरुण, ये लॉन्चिंग हो गई है, वहां पर देश और दुनिया के तमाम बड़े एक्सपर्ट इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। क्या कहना है उन लोगों का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के ऊपर? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैसला और एक बहुत बड़ा स्टेप आज सरकार ने लिया है। इसका इंतज़ार पिछले करीबन 7 महीने से हो रहा था और एक ये मानिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे एक्सचेंजेस डिपॉजिटरी साथ में मिलकर एक एक्सचेंज खड़ा कर रहे हैं। चाहे आप MCX, PSC, NSE, NSDL, CDSL सभी ने अपना 20% का स्टेक इस एक्सचेंज में लिया और इसको स्टार्ट किया है। और जैसे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ज्वेलर्स के लिए ये बहुत बड़ा फैसला होगा, एक नया आयाम शुरू होगा, क्योंकि अभी तक वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, बैंक्स पे उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता था या ऑथराइज्ड डीलर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अब वो सीधे तौर पे खुद इंपोर्ट कर पाएंगे। एक ऑप्शन ज्वेलर्स को यहाँ पे सरकार ने दिया है, IFSCA ने दिया है और जल्द ही अब इस पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और बैंक्स भी इंपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अब लोग रिफाइनरी लगाने का भी ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि यदि आप सिर्फ IFSC में आते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन जब आप इसको यहाँ से बाहर डोमेस्टिक यूज़ के लिए ले जाएंगे तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। लेकिन यदि आप रिफाइनरी IFSC में लगाते हैं तो गोल्ड इंपोर्ट किया, यहाँ पे आपने रिफाइनरी में उसको प्रोसेस करके वापस एक्सपोर्ट कर दिया तो आप इंपोर्ट ड्यूटी से बच सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला है सरकार का। तो IIBX को लेकर जो फैसला है वो इम्पॉर्टेंट है और एक इसके साथ साथ NSE SGX कनेक्ट है वो भी IFSC के लिए एक बड़ा आयाम होगा, जिससे वॉल्यूम्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तरुण, आपने बहुत डिटेल में बताया, जरा SGX निफ्टी के बारे में बताइए। आपने आखिर में जिक्र किया
इससे कितना कारोबार आसान होगा? वहाँ पर जो मौजूद मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं SGX निफ्टी पर? बिल्कुल, आप ये देखिए कि SGX जो एक्सचेंज है उसमें निफ्टी का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है, निफ्टी इंडाइसेस में बहुत बड़ा कारोबार होता है। अब वो जो कारोबार है वो सीधा NSE IFSC में आ जाएगा। जो NSE IFSC में के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं, ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, और जो डोमेस्टिक हमारे ब्रोकर्स हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। तो अब ये दोनों ही कम्बिनेशन यहाँ पर होगा, और जो SGX जो बाहर की जो देश हैं जो सिर्फ SGX पे ट्रेड करते हैं वो सभी अब NSE IFSC में ट्रेड करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे और, चूंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर बहुत सारे ज्वेलर इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी देश के बड़े ज्वेलर हैं, इंटरनेशनल ज्वेलर हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनका क्या फीडबैक है? उनसे कुछ बात हो पाई? कितना आसान होगा उनका इंपोर्ट करना? क्या कह रहे हैं वो लोग? बिल्कुल, सब ज्वेलर्स इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि ये एक IFSC में स्टार्ट हो पाए, और उम्मीद की जा रही थी कि दिवाली में स्टार्ट हो, लेकिन थोड़ा टाइम फ्रेमवर्क बनने में लग गया, और फिर जुलाई 15 को ये लॉन्च होने वाला था, लेकिन अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से नहीं हो पाया। तो आज ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इस स्टार्ट के बाद अब जो ज्वेलर्स हैं उनका ये है कि हमारे लिए एक बड़ा ऑप्शन सरकार ने यहाँ पे शुरू कर दिया है। ऑलरेडी जो वॉल्ट मैनेजर्स हैं उन्होंने अपना कामकाज करना शुरू कर दिया। 3 वॉल्ट मैनेजर्स यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं जो इस पूरे ट्रेड को देखेंगे, जिसमें से स्विक्वेल ने अपना कामकाज स्टार्ट कर दिया है। 125 टन की अभी एक कैपेसिटी है जो धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाएगा। तो लिहाजा एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे ज्वेलर्स के लिए शुरू हुआ है, तो वो इस बात से काफ़ी खुश हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण आपका, और वहाँ से आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आपने पूरा अपडेट दिया है, बहुत शुक्रिया। तो फाइनली ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च हो गया है। तरुण भी कह रहे हैं कि वहाँ जो ज्वेलर हैं उनका फीडबैक ये है कि ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा ज्वेलरी कारोबार की दिशा में, और इसका बड़ा फ़ायदा आने वाले वक्त में होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इससे आने वाले वक्त में भारत प्राइस सेटर भी गोल्ड का बन सकता है, जो अभी हम प्राइस टेकर हैं, इतना बड़ा कंज्यूमर होने के बाद भी, इतना बड़ा इंपोर्टर होने के बाद भी। तो लिहाजा ये आने वाले वक्त में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और फाइनली ये गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन का एक्सचेंज लॉन्च हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आखिर ट्रेडिंग के नियम क्या हैं। जो लोग इस इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे उनके लिए ट्रेडिंग के नियम क्या है, ये जरा आपको बता दें। तो नियम ये है कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे इसके जरिए, और इसके लिए 25 करोड़ की नेटवर्थ होना ज़रूरी है इंपोर्ट के लिए कम से कम, और पिछले 3 साल के टर्नओवर में 90% हिस्सा जो आप इंपोर्ट करते हैं, जो टर्नओवर है आपका, उसमें 90% हिस्सा जो है वो कीमती धातु का होना चाहिए। और ये कुछ नियम कानून तय किए गए हैं इसके जरिए इंपोर्ट करने के लिए, और वो लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। ये कहा जा रहा है कि इसके जरिए इंपोर्ट करने में ज़्यादा पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, और एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी। मतलब अच्छे भाव पर इंपोर्ट हो पाएगा, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इंपोर्ट पाएगा, ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। अभी तो बैंकों के जरिए ही इंपोर्ट होता है, डायरेक्ट इंपोर्ट यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो लेकिन अब इस एक्सचेंज के जरिए डायरेक्ट इंपोर्ट हो पाएगा। और इस पर बातचीत करने के लिए डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से हमारे साथ शिवांशु मेहता जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिवांशु, और आपको बधाई कि फाइनली आप लोगों ने जो ड्रीम देखा था इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का, वो साकार हो गया है। आप वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर से? बिल्कुल मृत्युंजय जी, आपने सही कहा। इस पूरी बुलियन इंडस्ट्री के लिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत गर्वान्वित करने वाला पल है कि जिस सपने को हमने साकार होते हुए तो देखा है, मगर स्पेशली बिकॉज वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कदमों से इस समय थोड़े ही क्षणों पहले उसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे जो भी बुलियन और ज्वेलरी इंडस्ट्री के सभी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, सभी बहुत ही उत्साहित हैं। एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन के तौर पर कब तक दिखेगा सर? क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से 65-70 के आसपास ही ज्वेलर रजिस्टर्ड हुए हैं, इनकी संख्या कितनी जल्दी बढ़ सकती है? जी हाँ, जैसा आपने कहा, देखिए
इसमें 60 के ऊपर जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, जो कि IFSCA के नोटिफाइड एक अलग से कैटेगरी क्रिएट की गई थी और उसमें RBI ने गाइडलाइंस भी इशू किए थे, तो वो बहुत प्रमुख किस्म के ज्वेलर्स हैं मृत्युंजय जी। वो आंकड़ा केवल एक छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्ट उनके जरिए होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। और मैं ये MCX की बढ़ाव की वजह से भी कह सकता हूँ, क्योंकि MCX इसके अंदर एक को प्रमोटर रहा है बाकी MIIs के साथ। और वो जो ज्वेलर्स हैं डोमेस्टिकली भी वो बहुत अच्छा एक तरह का बूता रखते हैं इम्पोर्ट के माध्यम से गोल्ड आने में। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी शुरुआत है, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल क्लाइंटेल है वो भी जुड़ रही है। और रिसेंटली एक और डोमेस्टिक बैंक को प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबरशिप IIBX की भी अप्रूव कर दी गई है RBI द्वारा, IFSCA द्वारा। तो मैं समझता हूँ ये सारे स्टेप्स एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो विजन है, जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने शेयर की सबके साथ, वो विजन जो इंडिया को एक ग्लोबल मैप पे गोल्ड के डालने की, प्राइस सेटर बनाने की, ऑर्गेनाइज नेचर से ट्रांजैक्शंस को और बढ़ोतरी देने की है, वो सभी जो है उसकी एक तरह से तामीर होती नजर आ रही है। छोटा सवाल शिवांशु जी आपसे ये होगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली कब से शुरू हो जाएगी सर इस एक्सचेंज पर? देखिए, इनफैक्ट ट्रेडिंग जो है, जो ट्रायल रन है, वो इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पिछले काफी अरसे से। हाँ। और तकरीबन 30-40 किलोग्राम का इसके अंदर ट्रायल रन में ही काम हो गया था। अच्छा। जिसमें से कि 12 किलोग्राम जो है गोल्ड वो बाकायदा इंपोर्ट भी हो गया था इस क्वालिफाइड ज्वेलर रूट के जरिए। हाँ। तो इसका मतलब सभी सिस्टम्स जो हैं वो साउंड हैं, वो एस्टैब्लिश्ड हैं, वो सब चीजें जो हैं वो तो स्थापित हो चुकी हैं। अब लॉन्च तो एक फॉर्मल लॉन्च रहा है और इसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे इसके अंदर स्केलेबिलिटी और आती हुई नजर आएगी। ठीक है। और अब हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं, केडिया कमोडिटी के MD, और जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, गोल्ड का मार्केट दबाव में आया है क्योंकि रुपया भी ठीक ठाक रिकवर हो गया है, तो क्या रुपए की इस रिकवरी का इम्पैक्ट गोल्ड कीमतों पर और दिखेगा और ये गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है गोल्ड में? नमस्कार। देखिए, कल के सेशन में हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी, तो एक टेक्निकल पुलबैक भी दिखाई दे रहा है मार्केट में, क्योंकि फेड के बाद जनरली हम देखते हैं वैसे तो कमोडिटी में ट्रेड रहता है, बट ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड था 0.75 का रेट हाई, जिसके चलते कल बड़ी तेजी थी। तो आज मुझे लगता है दो मुख्य कारण है। पहला है कल की बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, साथ में रुपए में जो मजबूती लौटी है इसका भी एक दबाव रहेगा। तो आई थिंक प्राइजेस में दबाव आज कंटिन्यू रहेगा, जो 51,000 तक का लेवल दिखा देगा। बट अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पे मुझे लगता है वापस बेस बनता हुआ दिखाई देगा। बट ओवरऑल आज ट्रेंड नेगेटिव है, 51,000 के टारगेट के लिए बेच के चलना चाहिए। ठीक है। चांदी पर आपका व्यू क्या है जतिन जी? सिल्वर में आज के लिए बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ट्रेड लिया जाए? राइट ऑन द लाइंस विद गोल्ड। जिस तरह से गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हावी होती हुई दिख रही है, इवनिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है दोनों ही बुलियंस में जो है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, कि हायर लेवल्स पे प्राइसेस जो है वो रिएक्शन जो है वो फर्दर बाइंग जो है वो नहीं दिखा रही है। तो सेकंड लाइन ऑफ बाइंग जो है वो अभी भी मिसिंग है यहाँ पर। तो प्रॉफिट बुकिंग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आते हुए दिख रहा है। नीचे मुझे लग रहा है लेवल्स जो इम्पोर्टेंट है वो पहले टेस्ट करने जाएंगे, वो है अराउंड अबाउट 57,200 से लेके 57,250। तो ये लेवल्स मुझे लग रहा है पहले टेस्ट करने ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि कल के दिन इवनिंग सेशन में ये लेवल्स जो है वो एक बेस फॉर्म करके वहाँ पे रुका हुआ था, और उसके बाद लेट इवनिंग सेशन में फिर से एक रैली देखने मिली थी इसी लेवल से। तो मुझे लग रहा है 57,250 57,200 के आसपास के लेवल्स जो है वो ये टेस्ट करने पहले जाएगी चांदी। तो यहाँ से वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी उस लेवल तक, फिर वहाँ से डेफिनेटली बाइंग जो है वो मुझे लग रहा है फिर से आएगी लेट इवनिंग सेशन में। तो पहले जो लाइन ऑफ ट्रेड लेना है वो है शॉर्ट का, यहाँ पर 57,900 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं, और 57,250 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर शॉर्ट सेल की एडवाइस दूंगा मैं। और जैसे ही 57,200 के आसपास के लेवल्स टच होते हैं, मुझे लग रहा है वहाँ से बाइंग आनी चाहिए। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में आपको अभी करना क्या है। अजय जी, क्रूड का मार्केट अभी आपको ट्रेडिंग के लिहाज से कैसा दिख रहा है? अभी कोई ट्रेड सर कच्चे तेल में? देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है कि ट्रेंड साइडवे ही रहेगा, बिकॉज हमने बहुत साइड न्यूज देखी। एक तरफ यूएस कंटिन्यू स्ट्रेटेजिक रिजर्व से सेलिंग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो अभी भी रशिया और जर्मनी को लेके जो कंसर्न्स बन रहे हैं गैस पाइपलाइन को लेकर, उसका इम्पैक्ट भी कच्चे तेल पे आता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक ब्रॉडर रेंज 7500 से
8000 के बीच में है। फ्यूचर्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप करंट लेवल से या थोड़े पुल बैक पे लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो करीबन 8000 का रहेगा। अदरवाइज आप ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज जनरली हम देखते हैं जब वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट में तो घबराहट रहती है, बट यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर हम बाय कर सकते हैं बुल स्प्रेड, जहाँ पे 7800 का कॉल लेकर 8000 का एक कॉल बेचेंगे, जहाँ पे हमारा जो कॉस्ट है वो काफी नेग्लिजिबल रह जाता है। तो ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड करके चल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। अच्छा मेटल में जतिन जी आज के लिए आपकी टॉपिक क्या है? क्या बेस मेटल में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको इस वक्त दिख रहा है जहां पर आपको लगता हो कि बाइंग करने का मौका है, खरीदना चाहिए मेटल? हालांकि बेस मेटल सभी पिछले हफ्ते भर में अच्छी खासी बढ़त दिखा चुके हैं, तो थोड़ा सिलेक्टिव रहेगा मूव जो है। मुझे लग रहा है कॉपर के अंदर एक प्राइस एक्शन अभी भी स्टेबल है, प्राइसेस होल्ड कर रहे हैं लेवल्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइसेस 640 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं तब तक मेरा व्यू अभी भी इसके अंदर पॉजिटिव बना हुआ है कॉपर के अंदर। सो इवनिंग सेशन मुझे लग रहा है कॉपर के अंदर अगर शॉर्ट कवरिंग या फर्दर बाइंग जो है वो बेस मेटल को जो लीड करेगा वो कॉपर करेगा। सो यहीं इसी लेवल के आसपास और माइनर डिप भी मिलता है, वहाँ पे भी बाइंग करने की सलाह रहेगी मेरी। 645 तक बाइंग लेवल लग रहा है मुझे कॉपर के अंदर। स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया 640 का लगाकर चलना चाहिए। 640 के ऊपर है तब तक मुझे पॉजिटिव लग रहा है कॉपर जो है वो। और हायर साइड में 650 से लेके 652 ये पहला रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे टारगेट्स रखिए अपने। और सेकंड रेजिस्टेंस जो 650 के ऊपर क्रॉस करने के बाद जो दिख रहा है वो है अराउंड अबाउट 655 से 656। तो दो टारगेट दे रहा हूँ मैं, 651 का पहला टारगेट और 655 से 656 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस 640 का मेंटेन करके चलना है। ओके चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और रमेश जुड़ रहे हैं राजस्थान से। पूछिए रमेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर कॉटन सीड ऑयल का मैंने आज अगस्त का 2715 रुपए में 2 लोड बाई किया और भारी गिरावट होगी। केडिया सर से पूछना चला हूँ अभी क्या करूँ? बहुत तेज गिरा, ठीक बात है। अजय जी बताइए क्यों इतना तेज गिरा और आगे क्या होगा? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अभी राइट नाउ जो मार्केट का मूव है वो एक तरह से गवार को फॉलो कर रहा है। हमने 2-3 बार ऐसा चीज देखा कि गवार में तेजी तो सभी एग्री में तेजी। आज गवार में जिस ढंग से गिरावट आई है उसका असर हमने कॉटन सीड ऑयल किक पे भी पड़ा। 2-3 दिनों में कोई ऐसे बड़े फंडामेंटल चेंज नहीं होते कि 300 रुपए की तेजी खल में आ जाती है और फिर 300 रुपए की गिरावट आ जाती है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में एक लो लिक्विडिटी बनी हुई जिसके से फॉलो ट्रेंड जो हो रहा है वो एक कमोडिटी को लेकर। टाइमिंग अगर टेक्निकली देखे तो मुझे लगता है प्राइजेस में 2540 तक का सपोर्ट दिखा सकता है एज ऑफ नाउ। बीच में हमने देखा एनसीडेक्स का जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा डिप्लेट हो चुका था जिसकी वजह से ये रैली आई थी। तो मुझे लगता है 2540 से लेकर 2650 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा, बट अभी टेक्निकली देखे तो ट्रेंड 2540 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ शमा है, पूछिए। हेलो जी पूछें। जी सर, मैंने नेचुरल गैस लिया है 684 में बाय किया है। अच्छा, आई जस्ट लाइक टू फाइंड आउट कि ये कितना ऊपर जाएगा, इसका टारगेट क्या हो सकता है। एंड द अदर थिंग आई ऑल वांट टू से इस जैसे आप सुबह में चैनल चलाते अनिल सिंघवी सर के साथ में, तो कितना मतलब हर चीज का आप अप डाउन का बताते हैं, तो ऐसा आप कमोडिटी में भी कुछ ला के रखो तो हमें भी कुछ समझ पड़े। नहीं बिल्कुल, देखिए कमोडिटी में आप 11:30 बजे देखिए, सुबह मार्केट आवर में हम करते हैं 11:30 शो और 3:30 बजे, तो उस वक्त हम भी आपको बताते हैं कि कहाँ पर तेज़ी है, कहाँ पर मंदी है और कैसे आगे मार्केट की चाल होगी। बहरहाल नेचुरल गैस पर आपका सवाल है, अजय जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए नेचुरल गैस में टाइमिंग तो मुझे लगता है कि 2 दिन की गिरावट के बाद आज मार्केट रैली अप कर रहा है। टाइमिंग 670 से 675 तक का एक बाउंस मिल सकता है, बट कोई भी पोजीशन कैरी मत कीजिए। 31 तारीख को रशिया से जर्मनी की और जो गैस पाइपलाइन है इसके ऊपर एक फाइनल वर्डिक्ट आना है। अगर पाइपलाइन में जो प्रोडक्शन है ऑलरेडी 80% ड्रॉप हो चुका है, वहां पे कट ऑफ होता है तो एक बड़ी रैली के लिए नेचुरल गैस तैयार है। तो टाइमिंग आज के लिए लेके चलिए 670 675 के टारगेट के लिए, बट कैरी मत करके चलिए। ओके, अगला सवाल है बालकृष्ण का, पूछिए बालकृष्ण जी। गंवार पर जी 5500 कब हो जाएगा? ग्वार 5500 कब हो जाएगा? हाँ अच्छा 5500, ओके। अभी तो मार्केट 5000 के नीचे आ गया, आज तो बहुत तेज गिरावट आई है ग्वार में। तो जतिन जी बताइए ग्वार पर क्या व्यू सर आपका? ग्वार गम की बात अगर हम कर रहे हैं तो सभी ग्वार सीड की बात कर रहे हैं सर। अच्छा ग्वार सीड की बात कर रहे हैं।
जी मिथुन जी, मैं अभी फिलहाल इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मुझे अजय ठीक जी है। को बोलना पड़ेगा, प्लीज हेल्प करें। अजय जी आप करें हेल्प सर, क्या लगता है ग्वार सीड में आपको? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि गवार एज ऑफ नाउ जब तक 5400 के ऊपर नहीं जाता, ट्रेंड रेंज बाउंड या थोड़ा वीकनेस रहेगा, जो 4900 से 5400 के बीच में ही रहेगा। टाइमिंग व्यू में कोई चेंज नहीं है। आज नो डाउट 4900 ऑलमोस्ट टच कर गया है, थोड़ा बहुत प्रेशर है, बट आई डोंट थिंक ये प्राइसेस 48-50 के नीचे जाएगा। वापस एक पुल बैक अगले हफ्ते में देखने मिल जाएगा, बट वो अपसाइड जो रहेगा 52-50 का रहेगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जो सपोर्ट है वो 48-50 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5400 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। राइट, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और जतिन जी आपका जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।